SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी। बच्चों, आज के आपके इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बीकॉम पार्ट 1 के ओवरहेड कंट्रोल के पार्ट 4 को मैं आज ले रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट 3 में अपोर्शन एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो ओवरहेड जो है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये पता ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनको हम ओवरहेड कहते हैं। और इन ओवरहेड्स का जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उन पे आपको सेवरल डिपार्टमेंट्स पे, सेवरल कॉस्ट सेंटर्स पे डिवाइड करना है। अलोकेशन का जो प्रोसेस था बच्चों, मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली आपको अलोकेटेड दे रखे हैं, डिवाइडेड है। ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, तो आप उनको उसको आपको कुछ नहीं करना है, उनको उन पर डाल देना है, चार्ज करना है, आपको कॉस्ट पे चार्ज करना है सेंटर पे। लेकिन अपोर्शनमेंट का मतलब ये कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ओवरहेड्स का इन द बेसिस ऑफ एनी रेशियो। ठीक है, आपको एक उचित आधार लेना होगा और उस उचित आधार पे खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्शन ए, बी और सी में। ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपका कि हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ए, बी, सी, या 3 आपके पास कमोडिटीज़ हैं उनमें, या 3 कॉस्ट सेंटर्स हैं, उन पे आपको इसको डिवाइड करना है। तो खर्चों को डिवाइड करने के लिए हम जो है अलॉटमेंट करने के लिए जो है अपॉर्शनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे या तो आपको दे रखा हो कि भाई ए डिपार्टमेंट कितने खर्चे हैं तो वो अलोकेटेड है, और अगर अलोकेटेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट आपको दे रखा है, अब उसे आपको डिवाइड करना है ना। या फिर रेम्यूनरेशन ऑफ जनरल मैनेजर दे रखा है, आपको दे आपके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, वो तीनों में मैनेजर जो एक ही है। प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन पर आप उसको जो है चार्ज करिए। तो ये इस तरह से हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ आइटम्स टू कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर्स ऑन इक्विटेबल बेसिस। अब एक इक्विटेबल बेसिस कौन सा होगा, ये इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम समझ रहे हैं कि किस आधार पे उसको बांटा जाए। क्योंकि अपने पास में खर्चा है कॉमन, है ना, और वो 3-4 डिपार्टमेंट्स पर डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमारे पास में एक एज्यूम्शन लेना होगा हमें कि किसके ज़्यादा नियरेस्ट है। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई रेंट एंड रेट्स है, तो उसके लिए अगर आपको उसका एरिया दे रखा है तीनों डिपार्टमेंट्स का, तो उस आधार पे ले रहे हैं आप। डेप्रिसिएशन है तो उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको संपत्ति की, है ना। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी दे रखी है, उस पर डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो आप उसको कॉस्ट पे ले रहे हैं। लाइटिंग है तो लाइटिंग के पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, लाइट का बिल आ गया तो आपको तीनों के लाइट के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उस पर डिवाइड कर रहे हैं। और नहीं है, मान लीजिए लाइट पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, तो आपको उसके बाद नेक्स्ट आधार की ओर बढ़ना होगा। ये हम आगे देखने वाले हैं। वर्क्स मैनेजर सैलरी एटसेट्रा, ये आपको डिवाइड करने हैं। तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट्स क्या होंगे, सुटेबल बेसिस हमें ट्रेस आउट करने होंगे इसके लिए, और उनमें जो है इसको डिवाइड करना होगा। बेसिस अडॉप्टेड शुड बी सच बाय विच द एक्सपेंसेस बीइंग अपोर्शनड, है ना, मस्ट बी मेजरेबल बाय द बेसिक्स अडॉप्टेड। मतलब आपको एक उचित आधार लेना है और उस आधार पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो ये आधार कौन से हो सकते हैं, ये देखिए आप। डायरेक्ट अलोकेशन मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली एलोकेटेड दे रखा है कि ए डिपार्टमेंट कितने, बी कितने, सी कितने, तो उस पर डाल दीजिए आप। और अगर नहीं दे रखा है तो उनके लिए उचित आधार लेंगे हम। डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस को मशीन के आवर्स के आधार पे, मशीन कितने घंटे चली है आपकी उसके आधार पे आप डिवाइड कर सकते हैं। या फिर लेबर आवर्स यानी कितने घंटे जो है मजदूरों ने काम किया, कौन से ए पे, बी पे, तीनों पे कितने घंटे मजदूरों ने काम किया, तो उस आधार पे भी आप उसे अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से वैल्यू ऑफ मटेरियल है आपके पास में, ये भी एक आधार है आपके पास। क्योंकि अगर कोई आधार नहीं मिलता तो खर्चों का आप ये मान लेते हैं भाई मटेरियल ज़्यादा लगा, तो दैट मीन्स सारी चीज़ें ज़्यादा होने वाली हैं। ए सेक्शन में आपका मटेरियल 40,000 का है और बी में आपका 20,000 का है और तीसरे में 5,000 का है, तो आप समझ जाएंगे भाई सी के खर्चे कम होंगे, क्योंकि मटेरियल ही कम है तो प्रोडक्शन ही कम होगा। डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं वेरियस एक्सपेंसेस को, जो कि आपको लगता है कि मजदूरों से रिलेटेड खर्चे हैं, तो उनको आप इसमें ले लीजिए डायरेक्ट वेजेस के आधार पे, जिसमें आप वर्कर्स इंश्योरेंस है, उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, वर्कर्स का कंपनसेशन है, इसको ले सकते हैं। इसी तरह से एक आपके पास में नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, है ना। एक डिपार्टमेंट में कितने आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, उस आधार पे जो है खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका वेजेस का बिल आ गया, लेबर आवर्स पे आपके पास नहीं है लेबर आवर्स, टाइम कीपिंग है, सुपरविजन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है वर्कर्स के, तो किस आधार पे बांटे, तो ये आपने कह दिया भाई ए डिपार्टमेंट में कितने वर्कर ने काम किया, बी में कितने ने किया और सी में कितने वर्कर्स ने काम किया, तो आप उसमें उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेसिस हमारे पास में फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो ये फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंट में क्या लेते हैं हम, लाइटिंग है, हीटिंग है, रेंट रेट्स हैं, टैक्सेस हैं, मेंटेनेंस बिल्डिंग की है और एयर कंडीशनिंग है। तो इन खर्चों को आप कह सकते हैं भाई ये जो है एरिया बेसिस पे खर्चे होने चाहिए कि लाइटिंग कितना लगा या रेंट कितना हुआ,
रेट्स कितनी हुई ये। कैपिटल वैल्यू को सर्टेन एसेट्स की जो है मशीनरी और बिल्डिंग की कैसे ली जाए, तो ये भी जो है कैपिटल वैल्यू देखी जाएगी मशीनरी की, और उसके बेसिस पे भी आप खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपको दिया हो कि भाई ए डिपार्टमेंट में कितनी मशीनरी है, उसके काम आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी है उस मशीनरी की, और बी में कितनी मशीनरी काम आ रही है, तो उस सबके बेसिस पे भी हम खर्चों को कुछ को डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके पास में जैसे कैपिटल वैल्यू के लिए डिवाइड करने के लिए खर्चे हैं, रेट्स है, टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, आपकी इंश्योरेंस चार्ज है, बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग के आधार पर मशीनरी का है, तो ये सारे खर्चे मशीनरी के लिए भी हो सकते हैं और उसकी कैपिटल वैल्यू के आधार पे आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि अगर आपके लाइटिंग के खर्चे दिए हैं, लाइट का बिल आया है, तो आपके पास में अगर लाइट के पॉइंट्स दिए हुए, पॉइंट्स होते हैं बच्चों, जैसे आपने कहा भाई एक डिपार्टमेंट में 4 पॉइंट है, दूसरे में 2 ही पॉइंट है, तीसरे में 1 ही पॉइंट है, तो फिर 4 पॉइंट वाले का खर्चा निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, तो ये इस आधार पर लिया जाता है। किलोवाट आवर्स आप ले सकते हैं, इसमें पावर के जो एक्सपेंसेस आपके होते हैं, पावर चार्जेस, उसको किलोवाट आवर्स में लिया जा सकता है। ऐसे ही है टेक्निकल एस्टिमेट्स आपके, तो द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ यूज्ड फॉर द अपॉर्चुनमेंट ऑफ दोस एक्सपेंसेस जो डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए आपको जो है आधार की आवश्यकता पड़ती है ना। इक्विटेबल प्रोडक्शन प्रोपोर्शन बेसिस पे आप उसे डिवाइड करते हैं। तो दिस इज़ यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क्स मैनेजर सैलरी, इंटरनल ट्रांसपोर्ट है आपका, स्टीम है, वाटर चार्जेस है, तो इनमें आप जो है खर्चों को टेक्निकल एस्टिमेट्स के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अब हमारे इसके कुछ अपॉर्चनमेंट के कुछ सिद्धांत भी हैं कि किस आधार पे इसको जो है डिवाइड किया जाए। ये तो आपने बता दिया, बेसिस हो गया। बेसिस के आधार बाद में नेक्स्ट हमारा जो होगा इसका प्रिंसिपल क्या है कि इनको हम जो है सर्विस और यूज़ मेथड्स पे ले सकते हैं। इनके पीछे लॉजिक क्या था, प्रिंसिपल क्या था, तो हमने कहा भाई एक डिपार्टमेंट ने उसको कितना सर्विस किया, उसको यूज़ किया, या उसकी यूज कैपेसिटी क्या है, ओके बेसिस हो मशीन आवर्स और कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन्स, रेंट चार्जेस कितना हुआ है, तो इसके बेस के आधार पर, तो उनकी सर्विस के आधार पर उन्हें डिवाइड किया सकता है। और कभी कभी आप ये आधार ले सकते हैं कि उनकी एबिलिटी टू पे क्या है ना, सेल्स एबिलिटी क्या है उनकी पे करने की, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं आप, उनका बेसिस ऑफ प्रोडक्शन देख सकते हैं आप, तो ये भी एक तरीका हो सकता है उसकी एबिलिटी देख करके उसे डिवाइड करने का। इसी तरह से एफिशिएंसी मेथड है हमारा एक। एफिशिएंसी मेथड में क्या है कि हम ये देखते हैं कि उस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कितनी है। जैसे आपके पास में ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, आपकी टोटल एफिशिएंसी काम करने की 100%, तो ए डिपार्टमेंट जो है वो 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, और बी डिपार्टमेंट 40 पे काम कर रहा है, और वापस से सी 30 पे कर रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी के बेसिस पे, उनकी एफिशिएंसी के बेस यानी आपने उनको कितना प्रोडक्शन का लेवल दे रखा है 30 40 30, तो उस बेसिस पे आप उसे 3 4 3 के रेशो में डिवाइड कर सकते हैं खर्चे के लिए। सर्वे मेथड्स। सर्वे मेथड का मतलब है कि आपने कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनका सर्वे करके जो है उनके फैक्टर्स चेक किए जाएंगे, है ना। सर्वे इज मेड ऑफ द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व एंड द शेयर ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू बी बोर्न बाय ईच कॉस्ट सेंटर इज डिटरमाइंड। सर्वे बेसिस पे आपको दिया जाएगा भाई कि इनके इतने जो है खर्चे होने चाहिए, तो उस आधार पे आप उसको खर्चों को उसमें डिवाइड कर सकते हो। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि अपॉर्चनमेंट क्या है। वापस से याद करिए बच्चों, पहला वर्ड था अलोकेशन, सेकंड वर्ड है अपॉर्चनमेंट। ये जरूर लिख लीजिएगा कहीं अच्छे से और समझिएगा आप इसको, क्योंकि बुक्स में इतना क्लियर इस वर्ड्स को नहीं दिया गया है, मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है और इनमें आप समझ सकते हैं। और तीसरा वर्ड एब्जॉर्प्शन आने वाला है, तो अलोकेशन और अपॉर्चनमेंट आपने देखा कि कैसे होगा, है ना। अलोकेशन में डायरेक्टली एलोकेटेड थे और अपॉर्चनमेंट में आपको एक उचित आधार की आवश्यकता पड़ी। धन्यवाद।